अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ पहुंचे हैं बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा बयान। बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। वकील एपी सिंह का कहना है पुलिस बाबा को बुलाएगी तो वो आ जाएंगे। बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो एपी सिंह जो कि बाबा के वकील बने हैं वो बयान दे रहे हैं कि बाबा कहीं भागे नहीं है बल्कि यूपी में ही मौजूद हैं और पुलिस को बाबा पूरा कोऑपरेट भी करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टीवी9 के एक्सक्लूसिव पड़ताल। कैसे हमारी टीम ने बाबा के झूठ का पर्दाफाश किया। 6 तस्वीरों में आप देखिए कैसे बाबा के काफिले के गुजरने के साथ ही इलाके में भगदड़ मच गई। पहली तस्वीर जो है वो दोपहर 1:20 की है, जब बाबा के गार्ड पेट्रोल पंप के सामने मानव श्रृंखला बनाते हैं। दूसरी तस्वीर में पेट्रोल पंप के सामने से कई गाड़ियों के साथ बाबा का काफिला निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर में बाबा दोपहर 1:22 में सफेद गाड़ी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। चौथी दोपहर 1:40 की है जब भीड़ भागती हुई दिखती है। दोपहर 1:50 पर पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा हो जाती है। छठी तस्वीर जो है वो दोपहर 2:15 की है जब पेट्रोल पंप पर बदहवास होकर लोग जमा हो जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। तो सीसीटीवी कैमरे में जो एक्सक्लूसिव पड़ताल कैप्चर हुई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 1:20 से लेकर 2:15 तक क्या हुआ, 6 तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर और उसके 2 सहयोगियों के घर पहुंची। तीनों ही आरोपियों के घर ताला लगा हुआ है और वे फरार हैं। देखिए विपिन चौबे की रिपोर्ट। को हम वेद प्रकाश मधुकर के आवास की फोटो दिखा रहे हैं। ये वेद प्रकाश मधुकर की आवास जो सिकंदराराव रेलवे स्टेशन है, न्यू दौलतपुरा कॉलोनी का ये उसका आवास है। और एफआईआर के बाद से कल जब स्टैंपेड हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, तो उसके बाद से उसका पूरा परिवार यहां से फरार है। और उस ताले की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सिर्फ देव प्रकाश मधुकर नहीं बल्कि उसके और भी सहयोगी। ये दूसरा मकान देखिए, ये गौरी शंकर का मकान है। गौरी शंकर के मकान पर भी इस वक्त ताला नजर आ रहा है। पूरा मकान देखिए कैसा आलीशान मकान है। इसके अलावा इनके साढ़ू जो इनके रिश्ते में आते हैं, चंद्रदेव, ये तीसरा मकान मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये लोग कहीं ना कहीं इन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और अब मैं तीसरा मकान आपको दिखा रहा हूं। ये तीसरे मकान पर लगा हुआ ताला देखिए। तो देव प्रकाश मधुकर, गौरी शंकर और चंद्रदेव, ये चंद्रदेव का मकान है। ये 3 मकान देखिए, आसपास के तीनों मकान और तीनों बाबा के फॉलोअर। और वहीं 2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ के दौरान वहां तैनात एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल है। हाथरस के अस्पताल में भर्ती महिला पुलिसकर्मी से बात की है हमारे संवाददाता मोहित ने। दीदी क्या हो गया था आपको, कैसे चोट लगी, क्या क्या लग गया था आपको? हमारी ड्यूटी वहीं पे थी, मंच के पास थी ड्यूटी। पोस्टिंग हमारी सदर कोतवाली हाथरस है जी। तो ड्यूटी में गई हुई थी सुबह 7 बजे करीब। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद सारी भीड़ एक साथ निकली। महिलाएं बच्चे, जब महिलाएं ज़्यादा आती हैं उस प्रोग्राम में, महिलाएं बच्चे भी आ रहे थे। और जैसे मेन रोड की तरफ आए, काफ़ी भीड़ एक दूसरे को मतलब धक्का दे के ही भीड़ निकल रही थी। तो महिलाएं कुछ गिर गई, मैंने उठाने की कोशिश की, उठा भी दी 1-2 महिलाएं, फिर मैं भी गिर गई वहाँ पे। दीदी रपटन थी वहाँ पर, पानी भरा हुआ था, क्या था? अब हाँ रपटन तो थी, काफ़ी लोग निकले। पानी तो नहीं था, बारिश नहीं थी, पानी भीड़ थी तो सूख भी गया था पानी काफ़ी। तो आप बचाते बचाते मतलब आपके चोट लगी? हाँ, कहाँ दीदी चोट आई है आपको? मेरे पीठ में, कमर में लगी, क्योंकि मैं झुक के उठाया उन लोगों को, महिलाओं को, तो ऊपर से पता नहीं कितने लोग ऊपर हमारे गिरे। हाथरस हादसे के बाद भी बाबा के भक्तों की आस्था बरकरार है। मैनपुरी के बिछवा आश्रम में बाबा की एक भक्त ने बाबा में अटूट आस्था जताई। नारायण साकार हरि के
दरबार, उनके आश्रम में रोजाना सिर्फ प्रणाम करने के लिए उनके जो तमाम भक्त हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। एक महिला है, आप देखेंगे वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं सिर्फ उनके आश्रम को दूर से प्रणाम करने के लिए। बाबा, उनका कहना है कि बाबा यहाँ है या नहीं। मैनपुरी के बिछुआ आश्रम में बाबा की एक भक्त ने उन्हें भगवान बताया और नारायण साकार हरि को बाबा कहने पर भड़क उठी। महिला ने दावा किया कि बाबा तो भगवान हैं। अब बाबा क्यों कह रहे हैं? बाबा को बाबा आपको बाबा दिखाई देते हैं? परमात्मा कैसे बाबा होंगे? हमारे लिए नहीं। अब आप छोड़ो, आप बाबा। अरे सुन तो लीजिए मैडम, ये बताइए, नारायण साकार हरि को आप किस तरह से देखती है, क्या मानती है उनके बारे में? ये हमारे इष्ट देव है, हमारे परमात्मा है, हमारे प्राणनाथ है, प्राणपति है। प्राणपति हैं। आप कहाँ रहती हैं और यहाँ पे रोज आती हैं? हाँ, रोज आते हैं, सुबह शाम, दिन में भी आपने प्रणाम करने आते हैं। आश्रम को प्रणाम करने आते हैं, बाबा को, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आश्रम को, ये आश्रम तो हमने बनाया है ना, परमात्मा ने तो तुम्हारा कितना बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया है। यही इसमें ही बैठ के, तुम्हारे अंदर भी तो बैठे हैं वो। और इस बीच एक बड़ी खबर है, हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी। हाथरस पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे राहुल। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है कि हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी और कहा जा रहा है कि हाथरस पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात भी राहुल गांधी कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल ने इस बात की जानकारी दी है। It was quietly an unfortunate incident. Leader of opposition in the Lok Sabha is planning to visit Hathras. He will go to the Hathras and he will interact with the people, those who are affected. Then official response will be there. और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे टूटने लगा है। 60 सेकंड में आप देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश हिमाचल प्रदेश में परेशानियां लेकर आई है। तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की हैं, जहां जगह जगह बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। हाईवे पर जिस जगह दरारें पड़ी हैं वो मंडी के पंडोह इलाके में कैंची मोड़ और 4 मील इलाके के नजदीक है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भी जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ही खड़ा ये ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि खराब ट्रक को मरम्मत के लिए सड़क के किनारे खड़ा किया गया, जिस पर देखिए किस तरीके से पहाड़ का मलबा आ गिरा। हाईवे के ठीक बगल में एक नाला बह रहा है। ऐसे में हाईवे के इस हिस्से से आवाजाही खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन नेशनल हाईवे होने की वजह से दरारों के बावजूद चंडीगढ़ मनाली से ही लोग आवाजाही के लिए मजबूर है। ऐसे में समय रहते इन दरारों की मरम्मत करनी बेहद जरूरी है, नहीं तो ये दरारें किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। मणिपुर में बाढ़ का कहर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। अब पूर्वोत्तर के इस राज्य में असम राइफल्स के जवानों ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। बेकाबू सैलाब, बाढ़ से तबाही, हर तरफ पानी की मनमानी। तस्वीरें मणिपुर में बाढ़ से मचे कोहराम की है। इस बीच मणिपुर में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए असम राइफल्स की टीमों ने राहत अभियान शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को जल राहत का नाम दिया गया। ये टीम इम्फाल के पश्चिम और पूर्वी जिलों में बाढ़ के पानी को रिहायशी इलाकों में जाने से रोक रही है। साथ ही प्रभावित लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय किए गए। इम्फाल के न्यू चेक ऑन और महाबली मंदिर इलाके में आपदा राहत की टीमें तैनात की गई। ऑपरेशन के तहत अभी तक इस इलाके से करीब 550 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। असम राइफल्स ने इम्फाल में कई नदियों के बवाल को रोकने में कामयाबी हासिल की। कई नदियों के किनारों को मजबूत किया गया। जिन लोगों को बचाया गया उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल सहायता देने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना भी की गई है। मणिपुर के अलावा असम में बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के 20 जिलों के करीब 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हाल के दिनों में बिहार में 6 पुल एक के बाद एक धराशायी हो गए। पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, किशनगंज, अररिया और छपरा जिलों में एक के बाद एक पुल के गिरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि बिहार में पुलों के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ढहने के संबंध में याचिका के दाखिल होने तक राज्य में 6 पुल के ढहने की खबर है, जिनमें ज्यादातर नदी पर बने पुल हैं। याचिका में पिछले 2 साल में 12 पुल के ढहने की घटनाओं का हवाला दिया गया। राज्य के मौजूदा और हाल के वर्षों में सभी छोटे बड़े पुल के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की गुहार लगाई गई और पुराने पुल को गिराने की मांग की गई।
याचिका में यह भी कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। पुलों की मजबूती की निगरानी के लिए दिशा निर्देश जारी करने की भी कोर्ट से अर्जी लगाई गई। इसके लिए पुल के लिए सेंसर का उपयोग करने की मांग की गई। राज्य में सभी मौजूदा पुल डेटाबेस बनाने की भी गुहार लगाई गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग के कारनामे से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग ने लोगों को 52 लाख तक का बिल भेजा है। छत में लटके पंखे बंद हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिजली नहीं है। मनियारी के रहने वाले हरीश कुमार का ये घर है, जिन्होंने घर में 1.5 महीने पहले स्मार्ट मीटर लगाया। 27 जून को अचानक से बिजली कनेक्शन काट दिया गया और इसके बाद हरीश ने 500 का रिचार्ज किया, लेकिन बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई। बिल डाउनलोड किया गया तो देखा कि 52,43,327 रुपए का बिल जनरेट किया गया है। स्मार्ट मीटर लगा हुआ 1 से 1.5 महीना हुआ है और उस समय से तो ठीक ही चल रहा था। 27 तारीख को वो बंद हो गया, उसका 53 लाख का बिल आ गया। मैनेजर साहब से मिले तो बोले कि हम SDM साहब को बोल दिए हैं, वो कर देंगे ठीक, लेकिन आज तक तो ठीक नहीं हुआ। हरीश अंधेरे में रहने को मजबूर है। बिजली विभाग से शिकायत के बाद भी बिजली बिल में सुधार की गुहार भी बेकार हो रही है। अब देखिए, मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड स्थित मुस्तफागंज बाजार के सलून चलाने वाले का बिजली का बिल। इन्हें 27,10,618 रुपए का बिजली विभाग ने बिल भेजा है। ऐसा ही कुछ हाल है सिमरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में मजदूर शुभलाल सहनी का भी, जिन्हें 2 महीने का 31 लाख का बिल भेज दिया गया। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर एक वादा भारी पड़ गया। मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के कद्दावर नेता और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में दौसा समेत 7 सीटों को लेकर ये ऐलान किया था कि बीजेपी को 7 में से एक भी सीट पर हार मिली तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। चुनाव प्रचार के साथ ही नतीजे से ठीक एक दिन पहले 3 जून को किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से ये बात दोहराई थी, लेकिन नतीजे ने उनका विश्वास तोड़ दिया और सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी को महज 3 सीट पर ही जीत मिली। 4 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मीणा के इस्तीफे के बाद भी विपक्ष हमलावर है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि 7 सीटें हमारी बिना कोई अनुमति के, हमें बिना कोई जानकारी के मर्जी है जैसे देती, फिर प्रधानमंत्री आकर के मुक्का मार के कहते हैं कि 7 जिता दो, तो वो कैसे जिता सकते थे? तो मैं समझता हूँ कि ये सारी सवाल हैं। आज ये शुरुआत हुई है इस सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। ये आगे क्या रूप लेती है ये देखने वाला। इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। उनके सहयोगियों की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। इधर हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जेल से निकलने के बाद सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोरेन 7 जुलाई की शाम तक सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद झारखंड की राजनीति ने तेजी से करवट ली। इसके बाद से सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। सोरेन के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 152 दिन की चंपई सरकार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान चंपई सोरेन के साथ हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक प्रदीप यादव समेत नेता मौजूद रहे। इस बीच खबर है कि इस्तीफा देने से पहले हुई विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन भावुक हो गए। विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे निभाया। हमने 5 महीने बेहतर तरीके से सरकार चलाई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपने पद पर बने रहने को कहा है। उन्होंने राज्यपाल को 44 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। हेमंत सोरेन के झारखंड में तीसरी बार सत्ता की कमान संभाले जाने के बाद सियासी हलचल बहुत तेज हो गई। तो आदिवासी का बड़ा हिमायती बताते थे। इंडी गठबंधन सीना ठोक कर कहता था कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जब क्रंच की घड़ी आई, जब मेन टाइम आया, तो हेमंत सोरेन के सुर बदले हुए थे। सत्ता की भूख और लालसा इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन, जो सोरेन परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उसको उन्होंने हटा दिया और हटाकर खुद से दावा पेश कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि जो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, तो आदिवासियों का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन डायनेस्टी है। कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। जिस तरह से वो ईडी के माध्यम से सत्ता को अपनाना चाहती थी और उस अपनाने के क्रम में एक षड्यंत्र रच करके एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके
और कोशिश किया कि हेमंत सोरेन को जेल भेज करके उनके राजनीतिक कैरियर, जो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा जिसने हमेशा महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका सीधा मतलब महाजन मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों। आतंकियों की घुसपैठ को बंद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी पहल की है। बॉर्डर इलाके के गांव के युवाओं को ही प्रशिक्षण देकर आतंकियों के मुकाबले के लिए तैनात कर दिया गया है। कश्मीर में अब आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हाल ही में ही 960 युवाओं को भर्ती किया गया है और अब ये युवाओं की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये युवा जो हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बॉर्डर बटालियन मैदान में उतार चुकी है। इसमें शामिल जवानों और अधिकारियों ने कठुआ में मैदानी इलाकों से लेकर उत्तरी कश्मीर के सांबा, जम्मू, राजौरी और पुंछ के पहाड़ों में LOC तक अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कि स्पेशली रिक्रूटमेंट हुई थी जगह के हिसाब से कि आप बॉर्डर में ही से सिलेक्ट होंगे और बॉर्डर में ही तैनात होंगे। बताया जा रहा है कि समय घाटी में लगभग 110 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। इसमें 31 स्थानीय आतंकी भी शामिल हैं, जिनसे मुकाबले के लिए तैनात किए गए जवान गुरिल्ला युद्ध में भी प्रतिष्ठित हैं। और वहीं श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। बाबा अमरनाथ के जयकारों के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया। नए जत्थे ने पवित्र गुफा के लिए रवाना होने से पहले बाबा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर काफी खुशी जाहिर की। बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और पहलगांव से जाऊँगा मैं, और मेरे संग 4 लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे भैया हैं। बस तो यहाँ की सुविधाएं कैसी है? अच्छी लगी है। जो व्यवस्था की सिक्योरिटी, हाँ वो तो ठीक है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, टाइट है और हर चीज़ मायना हो रही है टाइम से। यहाँ की सुविधा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ और बाबा अमरनाथ सबकी यात्रा सफल करे। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रास्ते में कई इंतजाम किए हैं। रामबन में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को जरूरी चिकित्सा और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बीच 45 दिनों तक चलने वाली ये वार्षिक तीर्थ यात्रा प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में रास्तों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यह रथ यात्रा 7 जुलाई को निकलेगी। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलेगी। इस बड़े आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 18,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। इस बीच अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का जायजा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अहमदाबाद शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और हर गतिविधि पर बराबर नजर रहेगी। सुरक्षा के लिए रथ यात्रा मार्ग पर 20 ड्रोन और 96 निगरानी कैमरास लगाए गए। इसके अलावा मार्ग पर दुकानदारों द्वारा लगाए गए लगभग 1,500 CCTV कैमरे का भी लाइव निगरानी के लिए उपयोग किया जाएगा। नागरिकों की मदद के लिए पूरे मार्ग पर हेल्प डेस्क है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई को सुबह 7 बजे जमालपुर क्षेत्र में स्थित 400 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी। रथ यात्रा अहमदाबाद शहर में 18 किलोमीटर के रूट पर निकलती है और इस धार्मिक आयोजन में देवी देवताओं के दर्शन के लिए मार्ग के दोनों तरफ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। आज दिल्ली और गुजरात से आगजनी की घटनाएं सामने आई। कहां लगी आग और कितना नुकसान हुआ, जानने के लिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में एक घर में आग लग गई। आग लगने के बाद देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार घर से निकलता नजर आया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घर में मौजूद एक महिला को सीढ़ियों की मदद से कैसे रेस्क्यू किया, देखिए। आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। हालात को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाया जा सकता तब तक घर का बड़ा हिस्सा आगजनी में जलकर खाक हो चुका था। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
गुजरात के राजकोट से भी आगजनी की घटना सामने आई। तस्वीरें राजकोट गोंडल नेशनल हाईवे की हैं, जहां एक ट्रक कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। ट्रक में लगी आग के बावजूद उसके आसपास से गाड़ियां गुजरती नजर आई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खास तस्वीरें। दरअसल स्वदेश लौटी टीम इंडिया ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है उनके आवास में। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक हुई। ये देखिए, और प्रधानमंत्री आवास जब टीम इंडिया पहुंची है, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, तमाम जो सभी खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के, वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ट्रॉफी लेकर प्रधानमंत्री आवास के अंदर दाखिल है। और ये देखिए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी प्रधानमंत्री ने, ये देखिए किस तरह से फिर सभी के साथ फोटो खिंचवाई है। हाथ में ट्रॉफी लेकर प्रधानमंत्री, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ राहुल द्रविड़ जो टीम के कोच हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। सभी खिलाड़ियों के साथ बात की है, गुफ्तगू की गई है और हंसी मजाक भी किया गया। टीम इंडिया के देश लौटने के बाद बीसीसीआई ने स्वागत और जश्न का नया वीडियो जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं। Please come. Welcome home, sir. Thank you. Okay. Yeah. Right. There you go. Relax. Relax. और वहीं पीएम मोदी से मुलाकात से पहले T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम जब दिल्ली पहुंची तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्वदेश पहुंची टीम इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे भव्य स्वागत किया गया, ये भी आप देखिए। आज सुबह टीम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। चैंपियन टीम के स्वागत के लिए भारी संख्या में प्रशंसक दिल्ली एयरपोर्ट पर जमा हुए थे। T20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया के खिलाड़ी जब बस से सवार होकर होटल की तरफ जा रहे थे तो टीम के कई खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ दिखे। टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा अपनी बेटी के साथ नजर आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के खिलाड़ी सीधे ITC मौर्य होटल पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों ने जीत की खुशी में जोरदार डांस किया। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ढोल की थाप पर खूब थिरके। टीम इंडिया के जर्सी के रंग का केक बनाया गया था। चॉकलेट की ट्रॉफी और खिलाड़ियों की भी तस्वीरें थी। केक सेरेमनी के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी यहां से पीएम मोदी से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल गए। भारत पहुंचने के बाद T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया का दिल्ली से मुंबई तक शानदार स्वागत हो रहा है। आज मुंबई में भी टीम इंडिया के जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के स्वागत के लिए मुंबई में भी जबरदस्त उत्साह है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के विश्व विजेता खिलाड़ी पहली बार मुंबई आ रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं। मुंबई में आज शाम को नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया ओपन रूफ बस में विक्ट्री परेड भी करेगी। फिर सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को कैश प्राइज दिया जाएगा। आपले विश्व विजेते खेळाडू या ठिकाणी येत आहेत। पहिल्यांदा तर त्यांचं सर्वांचं मुंबई नगरीमध्ये मी अग्रिम स्वागत करतो आणि मुंबई नगरी खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांचं स्वागत करेल।
आपको बता दें कि साल 2007 में जब भारतीय टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय भी मुंबई में इसी अंदाज में टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम किया गया था।